हाय एवरीवन, इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं वैलिडेशंस के बारे में। अब वैलिडेशंस का मतलब होता है कुछ बेसिक कंडीशंस को चेक करना, ये इंश्योर करना कि जो भी डेटा हम सेव करवा रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं, वो डेटा करेक्ट है, वो डेटा करेक्ट फॉर्म में है, करेक्ट फॉर्मेट में है। अब हमारी जो वैलिडेशंस होती हैं वो एक वेबसाइट के अंदर या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर दो तरीके की हो सकती है। एक होती है हमारी क्लाइंट साइड वैलिडेशन और एक होती है हमारी सर्वर साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन कहने का मतलब है कि जो भी डेटा हम सर्वर के पास भेजते हैं, जो भी डेटा क्लाइंट यानी फ्रंट एंड हमारे बैक एंड को भेजता है, वो सारा का सारा डेटा करेक्ट होना चाहिए। मतलब जो हमने new.egs वाला फॉर्म बनाया है या जो हमने edit.egs वाला फॉर्म बनाया है, उसके अंदर जो भी डेटा भेजा जा रहा है बैकएंड को, वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए और करेक्ट फॉर्म के अंदर होना चाहिए। उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्म वैलिडेशंस का। यानी फॉर एग्जांपल दिस वाज द वेबसाइट जिसको हमने क्रिएट किया था। इसमें अगर हम ऐड न्यू लिस्टिंग्स पर जाएं तो अभी क्या है, अभी ये जो हमारा फॉर्म है इसके अंदर हम इनकरेक्ट डेटा भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने टाइटल के अंदर लिख दिया यहाँ पर ABCD एंड प्राइस के अंदर लेट्स सपोज वी कीप इट 1800 एंड कंट्री, लोकेशन, इमेज, डिस्क्रिप्शन, ये सब हमने खाली छोड़ दिया। इसके बाद हमने अपनी लोकेशन को ऐड कर दिया। अब जब हम लास्ट में जाएंगे तो इस तरीके से एक फोटो आ गई, हमारे पास ये सारी चीजें आ गई, बट दिस इज नॉट अ वैलिड डेटा। मतलब ये जो लिस्टिंग्स के अंदर बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी वजह से डेटाबेस के अंदर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो है क्लाइंट साइड वैलिडेशन को इंश्योर करना, यानी क्लाइंट साइड से मतलब फॉर्म से जो भी डेटा बैकएंड के अंदर जा रहा है वो सारा यूजफुल डेटा हो, सही फॉर्मेट के अंदर हो। एंड सेकंड हम बात करेंगे सर्वर साइड वैलिडेशन के बारे में। सर्वर साइड वैलिडेशन का काम है इंश्योर करना कि जो हमारे डेटाबेस के रूल्स हैं, जो हमारे डेटाबेस का स्कीमा है, उसके हिसाब से हमारा डेटा स्टोर हो रहा है स्कीमा के अंदर। एंड ऑल्सो इसमें हम ये भी इंश्योर करेंगे कि अगर कोई भी एरर आ जाता है, लेट्स सपोज कोई अगर हमें एडिट करते हुए एरर आ जाता है या कोई नया डेटा ऐड करते हुए डेटाबेस के अंदर एरर आ जाता है, तो उस केस में हम अच्छे से अपने एरर्स को हैंडल करें। हमने दो चीजें सीखी हैं, पहले हमने मिडलवेयर के बारे में बात की है और हमने एरर हैंडलिंग के बारे में बात की है। तो आज जब हम वैलिडेशंस को कर रहे होंगे क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड वैलिडेशंस, उसके अंदर हम एक तो फॉर्म वैलिडेशंस को कवर करेंगे और साथ के साथ एरर हैंडलिंग को हम कवर कर रहे होंगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे फॉर्म वैलिडेशंस को। फॉर्म वैलिडेशंस कहने का मतलब है कि व्हेन वी एंटर डेटा इन द फॉर्म, द ब्राउजर और द वेब सर्वर विल चेक टू सी दैट द डेटा इज इन द करेक्ट फॉर्मेट एंड विद इन द कंस्ट्रेंट सेट बाय द एप्लीकेशन। यानी डेटा एक तो सही फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास प्राइस है तो प्राइस हमारे नंबर टाइप का ही होना चाहिए। अगर हमने किसी चीज को पासवर्ड सेट किया है तो उसका टाइप हमारे पास पासवर्ड ही होना चाहिए। कोई चीज अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप की ही रहनी चाहिए और विद इन द कंस्ट्रेंट्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्राइस ऐसी चीज है जिसको हमें नेगेटिव की तरह नहीं भेजना चाहिए, या फिर अगर हमने किसी स्ट्रिंग के लिए, टाइटल के लिए अगर हमने मैक्सिमम लेंथ डिफाइन किया तो उससे ज्यादा लेंथ एक्सीड नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की वैलिडेशन, इस तरीके के रूल्स हम खुद से सेट कर रहे होंगे अपनी फॉर्म के अंदर, उसे कहते हैं हम फॉर्म वैलिडेशन। क्योंकि अभी हमने देखा कि अभी हमारा जो फॉर्म है वो इनकरेक्ट डेटा भेज पा रहा है डेटाबेस को और वो इनकरेक्ट डेटा हमारे पास आकर स्टोर हो रहा है। हमें इसी चीज को टैकल करना है फ्रॉम द क्लाइंट साइड। अब इस चीज को टैकल करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन तो होगा ये जो हमारा फॉर्म है इसके अंदर हम फील्ड्स को रिक्वायर्ड सेट कर दें। फॉर एग्जांपल लेट्स कम टू आवर कोड एंड कोड के अंदर ये जो हमारा new.egs है इसके अंदर आ जाते हैं। new.egs में अगर हम चाहते हैं कि टाइटल हमेशा होना ही होना चाहिए हर किसी लिस्टिंग के लिए, तो इसे हम सेट कर सकते हैं टू रिक्वायर्ड। इसको कर लेते हैं सेव। अगर हम चाहते हैं डिस्क्रिप्शन भी होना ही होना चाहिए तो इसके लिए भी हम सेट कर सकते हैं टू रिक्वायर्ड। एंड इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं इमेज वैसे हमारे पास टेम्परेरी है, इसको हमें रिक्वायर्ड सेट करने की जरूरत नहीं है। प्राइस को हम रिक्वायर्ड सेट करना चाहते हैं, हमारी जो कंट्री है उसे हम रिक्वायर्ड सेट करना चाहते हैं एंड लोकेशन को भी रिक्वायर्ड सेट करना चाहते हैं। तो अब हम इसे कर लेंगे रिफ्रेश किया तो दिस इज आवर फॉर्म। अब अगर हम इसे सबमिट करें बिना किसी इन्फॉर्मेशन के और इसे ऐड करने की कोशिश करें तो उस केस में अभी हमारे पास क्या आ रहा है, इस तरीके का कुछ एरर मैसेज आ रहा है, प्लीज फिल इन द फील्ड। या अगर हम इस फील्ड को फिल इन भी कर दें, इसे कह देते हैं न्यू लिस्टिंग 101, इसे ऐड करते हैं तो कह रहे डिस्क्रिप्शन भी रिक्वायर्ड है, इसको भी फिल इन करो। ये जो इंप्लीमेंटेशन है जो सिर्फ रिक्वायर्ड लिखने से आ जाती है, ये हमारी डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन है जो ब्राउजर्स के ऊपर डिपेंड करती है। यानी अभी हम क्रोम के ऊपर काम करें तो हमारे पास इस तरीके का मैसेज आएगा। अगर हमारी वेबसाइट अभी जो जितनी भी हमने वेबसाइट को डेवलप किया है इसको हम सफारी के ऊपर खोले तो अलग तरीके के मैसेजेस हमारे पास आ सकते हैं। इसको फायरफॉक्स के ऊपर खोले, एज के ऊपर खोले, डिफरेंट ब्रेव ब्राउजर या किसी और ब्राउजर के ऊपर खोले, तो हर ब्राउजर के हिसाब से हमारी जो डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन होती है वो अलग अलग होती है। बट हम जब भी वेबसाइट बनाते हैं, हम जब भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं या इन जनरल प्रैक्टिकल वेब डेवलपमेंट करते हैं, तो हम चाहते हैं हमारी प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड हो। स्टैंडर्डाइज कहने का मतलब है कोई भी यूजर उन्हें किसी भी ब्राउजर के अंदर खोले, क्योंकि हो सकता है कोई यूजर हमारी वेबसाइट को सफारी के ऊपर खोले तो कोई दूसरा क्रोम के ऊपर खोले तो कोई दूसरा ब्रेव के ऊपर खोले। तो हमें चाहिए कहीं भी अगर हमारी वेबसाइट को खोला जाए वो ऑलमोस्ट सिमिलर सी दिखनी चाहिए, लेआउट, एरर मैसेजेस, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम दिखनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट ये जो हमारी स्टाइलिंग होती है जो सिर्फ रिक्वायर्ड कीवर्ड ऐड करता है, इसकी जगह हम बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग को ऐड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर ऑलरेडी स्टैंडर्डाइजेशन सेट है। तो उसके लिए वी कैन गो टू बूटस्ट्रैप। तो ये हमारी बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें ऑप्शंस के अंदर, फॉर्म्स के अंदर जाके हम जाएंगे अपने वैलिडेशंस के अंदर। और बूटस्ट्रैप के अंदर वैलिडेशन कैसे काम करती है, HTML फॉर्म वैलिडेशन इज अप्लाइड वाया CSS is two pseudo classes invalid and valid। अगर हमें बूटस्ट्रैप के कस्टम स्टाइल ऐड करने हैं, फॉर कस्टम बूटस्ट्रैप फॉर्म वैलिडेशन मैसेजेस यू विल नीड टू ऐड द नॉन वैलिडेट बूलियन एट्रीब्यूट टू योर फॉर्म। दिस डिसेबल्स द ब्राउजर डिफॉल्ट फीडबैक टूल टिप्स। यानी हमें चाहिए कि हम किसी भी इनपुट फील्ड को रिक्वायर्ड रखना चाहते हैं, पर हमें ब्राउजर की डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं चाहिए, हमें तो बूटस्ट्रैप की डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन चाहिए। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि हमारे फॉर्म की कोई फील्ड है, इस फील्ड में एग्जांपल ले लेते हैं कि लोकेशन हम ऐड करवाना चाहते हैं। लोकेशन को हम चाहते तो हैं कि हमारी लोकेशन रिक्वायर्ड हो, पर इसके लिए हम ब्राउजर का जो डिफॉल्ट है वो नहीं लेना चाहते, हम बूटस्ट्रैप को लेना चाहते हैं। तो उसके लिए बूटस्ट्रैप हमें कह रहा है कि आप अपने फॉर्म के अंदर नॉन वैलिडेट नाम की बूलियन एट्रीब्यूट को ऐड कर दो। जब हम इस नॉन वैलिडेट बूलियन एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे, सो न्यू वाला जो हमारा फॉर्म है इसके अंदर लिख देते हैं नॉन वैलिडेट, इसको कर देते हैं सेव। तो ये क्या करेगा, जो डिफॉल्ट ब्राउजर वाली सेटिंग्स है उनको इनवैलिडेट कर देगा। उसके बाद सेकंड स्टेप हमें क्या लेना है, सेकंड स्टेप के अंदर कुछ इस तरीके की कस्टम स्टाइलिंग है जो ऐड हो जाएंगी।
यानी यहाँ पर अगर हम फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो हम अपने फॉर्म को भी कुछ इस तरीके का दिखाने वाले हैं, जिसमें अगर हमने सही चीजें ऐड करी हैं तो कुछ मैसेज आ जाता है, अगर कुछ मिसिंग हो गया तो इस तरीके से कुछ मैसेज आएगा। अभी क्या हो रहा है हमारे लिए, अभी के लिए सारी चीजें दे आर अपीयरिंग टू बी ब्लू एंड कुछ खास पता नहीं चल रहा कि हमने कुछ गलती की है या कुछ ऐसा किया है। इसमें सबसे पहली चीज जो हम करने वाले हैं, हम अपने फॉर्म को एक क्लास देंगे जिसका नाम है नीड्स वैलिडेशन। तो इसे कॉपी कर लेते हैं और अपने फॉर्म के अंदर हम एक क्लास ऐड कर देंगे जिसका नाम है नीड्स वैलिडेशन। अब इस क्लास के बेसिस पे बूटस्ट्रैप ने कुछ जावास्क्रिप्ट का लॉजिक डिफाइन किया है। ये है हमारा जावास्क्रिप्ट का लॉजिक। इस लॉजिक को समझने से पहले एक बार इसे हम कॉपी कर लेते हैं। लेट्स कॉपी दिस लॉजिक, दिस कोड, एंड इस कोड को हम चाहें तो new.ejs के अंदर भी पेस्ट कर सकते हैं, हम चाहें तो इसे boilerplate.ejs के अंदर भी पेस्ट कर सकते हैं, या और एक हम बेटर तरीका करेंगे, हमारा जो पब्लिक फोल्डर है ना उसके अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे जावास्क्रिप्ट नाम से। ये तो हो गया CSS, ये हो गया हमारे पास जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम कह देंगे script.js। script.js के अंदर हम अपना पूरा लॉजिक लिख देंगे। अब ये हमारा boilerplate.ejs है, इसके अंदर ये 2 अननेसेसरी टैग्स हैं, इनको हम हटा देते हैं, और ये जो हमारी स्क्रिप्ट है इसके अंदर हम एक और स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज गोइंग टू बी विद द सोर्स। इसके अंदर सोर्स के अंदर हम ऐड कर देंगे /j/script.js। इसको कर लेते हैं सेव। अब हम एक बार जाकर अपने फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करेंगे। वील डू ऐड। तो अभी भी हमारे डिफॉल्ट जो फील्ड्स हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। हमारे जो फॉर्म है इसमें हमने नॉन वैलिडेट लिखा था, वी आर एक्चुअली सपोज टू राइट नो वैलिडेट। तो नो वैलिडेट हमें लिखना है। इसको एक बार सेव करते हैं, रिफ्रेश किया एंड इस बार ऐड करेंगे तो इस बार हमें और बेटर जो है वो वैलिडेशन मिलकर आ रही है। यानी इस बार हमारे लिए क्लियर हो रहा है कि इमेज जो है, क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं थी तो उसे हम एम्प्टी छोड़ सकते हैं, इसीलिए उसके लिए ग्रीन टिक आ गया है। बाउंड्री जो है हमारी ग्रीन से होकर आ गई है, जो रिफ्लेक्ट कर रही है कि हाँ ये वाली फील्ड सही है। बाकी सारी फील्ड्स के लिए हमारे पास एक एरर टाइप आ गया है, रेड बाउंड्री आ गई है, जिससे हमें पता चल रहा है हाँ कुछ ऐसी चीज़ है जो इनकम्प्लीट है। अगर हम प्राइस ऐड कर देते हैं और फिर ऐड करने की कोशिश करते हैं तो इट बिकम्स ग्रीन एंड बाकी सारी चीज़ें जो है वो रेड में आ रही है। तो इस तरीके से CSS की जो स्टैंडर्डाइज्ड स्टाइलिंग है फॉर वैलिडेशन वो हमारे पास यहाँ पर अप्लाई होकर आ गई है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सक्सेस एंड फेलियर टेक्स्ट के बारे में। जनरली अगर हमारे फॉर्म के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, लेट्स सपोज अगर हमने किसी फील्ड को मिस कर दिया या हमने कुछ गलत लिख दिया है, तो उस केस में हमारे पास एक मैसेज भी कई बार पॉपअप होकर आता है जो हमें बताता है कि क्या गलत हुआ है। जैसे बूटस्ट्रैप की अगर हम वैलिडेशन देखें, इस फॉर्म को हमने जब सबमिट करने की कोशिश की तो इसके अंदर एरर आ गया। एरर क्या आया कि हमें अपना यूजर नेम एंटर करना है, या हमें किसी वैलिड स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट करना है, या हमें वैलिड जिप कोड प्रोवाइड करना है, या अग्री करना है टू टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। जैसे हम उसे क्लिक कर देंगे, ठीक कर देंगे, तो हमारी जो चीज़ें वो ग्रीन में अपीयर होकर आ जाएंगी। तो इस तरीके के अगर हम मैसेजेस शो करना चाहते हैं डिपेंडिंग अपॉन सक्सेस एंड फेलियर, तो उन्हें भी हम शो कर सकते हैं। सक्सेस मैसेज शो करने का क्या मतलब है, सक्सेस टेक्स्ट शो करने का मतलब है कि अगर हमने सारी चीजें ठीक से ऐड कर दी हैं, यानी सारे के सारे जो कंस्ट्रेंट है, जो फॉर्मेट है, उसके हिसाब से सही इंफॉर्मेशन फॉर्म के अंदर ऐड की है, तो दैट इज द सक्सेस। फेलियर इज जो अब हमारी वैलिडेशन जो है वो फेल हो जाती है। यानी किसी भी अगर फील्ड के लिए हमने गलत डेटा ऐड कर दिया तो उसके लिए वैलिडेशन फेल होगी। अगर सही और गलत के लिए हम मैसेजेस डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वैलिड फीडबैक एंड इनवैलिड फीडबैक, ये हमारी 2 क्लासेस होती है जिनको यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने टाइटल सही ऐड किया है, अगर हमने टाइटल को सही ऐड कर दिया है तो उस केस में हमारे ये जो टाइटल वाला डिव है इसके अंदर हम एक और डिव ऐड करेंगे एंड इस डिव को हम अपनी क्लास देंगे कॉल्ड वैलिड फीडबैक, और इस क्लास के अंदर हम एक मैसेज लिखेंगे। ये मैसेज तभी दिखाई देगा जब हमारे टाइटल जो है उसको हम सही ऐड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर नॉर्मली हमने अपने मैसेज को लिखा हुआ है वैसे हम यहाँ लिख सकते हैं टाइटल लुक्स गुड। इसे कर लेते हैं सेव एंड वापस आ जाते हैं फॉर्म के पास, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। हमने यहाँ लिख दिया न्यू टाइटल 101। इसको जब हम ऐड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है टाइटल लुक्स गुड। और अगर हम एरर के लिए कोई मैसेज दिखाना चाहते हैं, इसी डिव को हम कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइस पर हम एक बार आ जाते हैं। प्राइस के लिए अगर मैं ये टाइप यहाँ से नंबर हटा दूँ, इसे अगर यहाँ से हटाया जाए और अगर प्राइस में हमने गलत इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी तो उस केस में वी कैन गिव इट अ क्लास इनवैलिड फीडबैक, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्राइस शुड बी वैलिड, या प्लीज एंटर अ वैलिड प्राइस। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। इस बार हमने यहाँ ऐड कर दिया टाइटल 101 एंड अगर हम ऐड करें तो यहाँ प्राइस क्योंकि सही से ऐड नहीं हुआ तो उसके लिए हमारे पास एरर मैसेज आ गया प्लीज एंटर अ वैलिड प्राइस। इसी तरीके से हम ये जो सेम इनवैलिड फीडबैक है ये अपनी कंट्री के लिए भी ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड अ डिव हियर राइटिंग प्लीज एंटर द कंट्री नेम एंड यहाँ हम लिख सकते हैं प्लीज एंटर द लोकेशन। इनफैक्ट वी कैन मेक इट शॉर्टर बाय राइटिंग लोकेशन शुड बी वैलिड एंड सिमिलरली हमारा जो टेक्स्ट है उसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंट्री नेम शुड बी वैलिड, या इसी तरीके से यहाँ लिख देते हैं प्राइस शुड बी वैलिड। सिमिलरली डिस्क्रिप्शन के अंदर हम जाके लिख सकते हैं अपने डिव के अंदर, इसे कॉपी कर लेते हैं एंड अपने डिव के अंदर वी कैन राइट प्लीज एंटर अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। सेव एंड रिफ्रेश। इस बार जब भी हम ऐड करने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट जो मैसेजेस हैं वो अपीयर हो जाएंगे। यानी अगर हम फॉर्म के अंदर कुछ गलत कर रहे होंगे तो यूजर को पता होगा कि फॉर्म के अंदर किस तरीके से चीजों को सही करना है। तो इस तरीके से हमारे सक्सेस एंड फेलियर टेक्स्ट वर्क करते हैं। तो ये तो हमने अपने ऐड न्यू वाले फॉर्म के अंदर चेंजेस कर दिए। इसी तरीके से अगर हम ऑल लिस्टिंग्स पे जाएं और इस लिस्टिंग के अंदर अगर हम एडिट पर जाएं तो एडिट के अंदर भी हम सिमिलर चीजें जो हैं सिमिलर वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स गो टू edit.ejs। edit.ejs के अंदर जो चीजें रिक्वायर्ड हैं
उन्हें रिक्वायर्ड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टाइटल है इसे हम चाहेंगे कि ये रिक्वायर्ड हो, हमारे डिस्क्रिप्शन को भी चाहेंगे कि हमारा डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास रिक्वायर्ड हो। सिमिलरली हम अपनी इमेज को भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रखना चाहेंगे। इमेज को क्यों रिक्वायर्ड रखना चाहेंगे? क्योंकि अगर ऑलरेडी कोई लिस्टिंग हमारे पास ऐड हो गई होगी तो उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई इमेज होगी जो हमने या तो यूजर ने इमेज का लिंक दिया होगा या हमने डेटाबेस से उसको बाय डिफॉल्ट सेट किया होगा। फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस से बाय डिफॉल्ट अगर हमने सेट किया है तो यूजर इस लिंक को हटाकर कोई नई लिंक ऐड करना चाहेंगे, उस केस में तो ठीक है, वैलिड हो जाएगी सारी चीजें, पर यूजर सिर्फ हमारे डिफॉल्ट इमेज के लिंक को हटा रहे हैं, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो उस केस में इसे हम रिक्वायर्ड रख देते हैं। हमारा प्राइस भी अगेन रिक्वायर्ड होना चाहिए, कंट्री भी रिक्वायर्ड होनी चाहिए एंड हमारी लोकेशन भी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। अब यहाँ पर फॉर्म के अंदर हम सबसे पहले तो फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, वील ऐड नो वैलिडेट, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश एंड साथ के साथ फॉर्म के अंदर हम ऐड कर देते हैं अपनी एक क्लास। द क्लास इज गोइंग टू बी नीड्स वैलिडेशन, सेव एंड रिफ्रेश। इस केस में अगर हमने लोकेशन को हटा दिया और एडिट करने की कोशिश की तो इस बार हमारे लिए एडिट हो रहा है। क्या हमने लोकेशन के लिए रिक्वायर्ड ऐड किया था edit.ejs के अंदर? लोकेशन वॉज सपोज टू बी रिक्वायर्ड, इसे वापस से एडिट करते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने रिक्वायर्ड एज अ टेक्स्ट ऐड कर दिया है। ये रहा हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो रिक्वायर्ड है ये टेक्स्ट के अंदर ऐड हम नहीं करेंगे, इसे हमें ऐड करना है यहाँ पर। सेव एंड रिफ्रेश। एक और रिक्वायर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इनफैक्ट इसे हम हटा देते हैं, वील क्लिक ऑन एडिट। ओके, हमने क्लास नीड्स वैलिडेशन ऐड कर दिया पर अपनी script.js को तो इंक्लूड ही नहीं किया। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर, सोर्स के अंदर वी ऐड /js/script.js, सेव एंड नाउ रिफ्रेश। इस बार एडिट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर हमें चीज़ें जो है उनको सही करना पड़ेगा। एडिट करने के लिए अगर हम कुछ यहाँ पे मैसेज डालना चाहते हैं वो भी हम ऐड कर सकते हैं। लेट्स कॉपी द मैसेजेस फ्रॉम new.js। टाइटल के अंदर हम एक नया डिव ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू गो फॉर डिस्क्रिप्शन। हमारी इमेज के लिए भी हम सिमिलर चीज़ ऐड कर सकते हैं। प्लीज़ एंटर अ वैलिड लिंक फॉर इमेज। हमें अगर प्राइस के लिए ऐड करना है वील कॉपी दिस इनवैलिड फीडबैक, इसको प्राइस के लिए ऐड कर देते हैं। कंट्री के लिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं एंड लोकेशन के लिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। इस बार अगर हमने कंट्री नेम हटा दिया और हमने एडिट करने की कोशिश की तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ जाएगा कंट्री नेम शुड बी वैलिड, तो हमें कंट्री नेम को यहाँ पे ऐड करना ही करना पड़ेगा। वी कैन राइट यूनाइटेड स्टेट्स, एडिट, तो ये हमारे पास एडिट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों फॉर्म्स के अंदर अपनी वैलिडेशन को ऐड कर दिया है। जो बूटस्ट्रैप स्टैंडर्डाइज्ड वैलिडेशन है हर एक ब्राउजर के अंदर वो सेम होकर आएगी। तो इस तरीके से हमने क्लाइंट साइड वैलिडेशन को इंश्योर कर लिया है। अब क्लाइंट साइड वैलिडेशन को इंश्योर करने का मतलब है कि एक चीज हमने कर ली, क्या चीज की कि अगर जो हमारा फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है उसके अंदर अब गलत डेटा एंटर नहीं कर पाएगा कोई भी अगर रिक्वायर्ड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसको मिसिंग छोड़ के अब हम फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। और अभी भी हमारा जो वेबसाइट है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वल्नरेबल है। वल्नरेबल क्यों है? क्योंकि नॉर्मली फॉर्म को सबमिट करने से तो डेटा ऐसे एज सच इनवैलिड डेटा हमारे बैकएंड के पास नहीं जा सकता, पर अभी भी अगर हम पोस्टमैन जैसी सर्विसेज को यूज करें या हॉपस्कॉच जैसी सर्विसेज को यूज करें तो डायरेक्ट अगर हम एपीआई कॉल्स ही कर रहे हैं, डायरेक्ट किसी ने कोड लिख दिया और /लिस्टिंग्स के पास उसने पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट भेज दी, एडिट रिक्वेस्ट भेज दी, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन बैकएंड के पास जा सकती है। तो इसीलिए सर्वर साइड पे हमें अलग से वैलिडेशंस, अलग से एरर हैंडलिंग जो है उसे इंश्योर करने की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सर्वर साइड एरर हैंडलिंग। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट डिफाइनिंग आवर ओन कस्टम एरर हैंडलर। तो अभी तक जितनी भी कोडिंग हमने करी है अपने app.js के अंदर, अपने बैकएंड के अंदर, उसमें कई सारे लूप होल्स हैं, यानी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो गलत जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमारा प्राइस एक नंबर होना चाहिए, पर कोई फ्रंट एंड से या मान लो हॉपस्कॉच या पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेज दे एपीआई के पास जिसमें उसने प्राइस को एज अ स्ट्रिंग भेजा हुआ है, तो उसके इसमें हमारे पास एरर आएगा, उस तरीके की चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होगी। एंड ये जो हमारे पास एरर आएगी ये एसिंक एरर्स होंगे। एसिंक्रोनस एरर्स क्यों? क्योंकि अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज आवर पोस्ट राउट, इसमें अगर हम रिक्वेस्ट की बॉडी से लिस्टिंग ऑब्जेक्ट को निकालते हैं तो उसे हम डायरेक्टली सेव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये जो लिस्टिंग है इसके अंदर प्राइस की वैल्यू नंबर नहीं होगी या कुछ और तरीके के एरर्स होंगे, तो उस केस में हमारे पास जो एरर आएगा वो डेटाबेस से आएगा जो एसिंक्रोनस एरर होगा, एंड उसे हैंडल करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक एरर के लिए हैंडल करने के लिए एक मिडलवेयर डिफाइन कर सकते हैं, या इनफैक्ट इसे यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं app.use, और मिडलवेयर के अंदर यहाँ पर हमारे पास आएगा एरर, हमारे पास आएगा रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट, एंड फाइनली यहाँ से हम रिस्पॉन्स के अंदर सेंड करना चाहते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। इसे कर लेते हैं सेव, एंड ऊपर जाके जो हमारा क्रिएट राउट है इसके अंदर अगर कोई भी चीज़, लेट्स सपोज कोई भी चीज़ मिसिंग होती है तो इसके लिए एक बार ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। इस पार्ट को हम कर लेते हैं कट, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैच ब्लॉक। कैच के अंदर हमारे पास हमारा एरर आ जाएगा, एंड एरर के लिए हम कॉल कर देंगे अपने नेक्स्ट को। एंड एसिंक के अंदर यहाँ पर हमारे पास 3 पैरामीटर्स होंगे, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। जैसे इस नेक्स्ट को कॉल किया जाएगा मतलब अपने एरर के लिए हम एरर हैंडलर को कॉल कर रहे हैं। तो इसे कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ से एक बार ऐड न्यू लिस्टिंग के अंदर हम जाते हैं, इसे रिफ्रेश करेंगे, एंड फॉर एग्जाम्पल ऐड न्यू लिस्टिंग के अंदर इसे कह देते हैं सैम्पल लिस्टिंग 101। कुछ रैंडम डेटा इसके अंदर हमने एंटर कर दिया, यहाँ पे भी रैंडम डेटा एंटर कर दिया। इमेज लिंक ऐड करने की जरूरत नहीं है, पर प्राइस के अंदर हमने ABCD लिख दिया। इसको जैसे ही ऐड करेंगे हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास एरर हैंडल होकर आ गया, यानी लिखकर आ गया समथिंग वेंट रॉन्ग। समथिंग वेंट रॉन्ग किस लिए आया? एक बार इस पार्ट को हम हटाकर भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अपने मिडलवेयर से एरर को हैंडल नहीं किया होता और हम सेम चीज़ करते,
यानी रिफ्रेश करके इफ वी वुड हैव डन द सेम थिंग, सैम्पल, ये हमने कुछ एंटर कर दिया, यहाँ पे भी हमने प्राइस में कुछ एंटर कर दिया, तो इस तरीके से कुछ टेक्स्ट हमने एंटर कर दिया और ऐड किया, तो उस केस में क्या है, उस केस में हमारे पास वैलिडेशन एरर आ गया। वैलिडेशन एरर कह रहा है कि जो प्राइस आपने एंटर करने की कोशिश करी है, कास्ट टू नंबर फेल्ड फॉर वैल्यू दिस एट पाथ प्राइस, यानी बैकएंड में मोंगूज ने जब डेटाबेस के अंदर सेव करवाने की कोशिश की होगी तो प्राइस में सबसे पहले वो कास्ट कर रहा है हमारी स्ट्रिंग को एक नंबर के अंदर, तो वहां पर स्ट्रिंग को नंबर के अंदर कन्वर्ट कर पाना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए वैलिडेशन एरर हमारे पास आ रहा है। वैलिडेशन एरर आया और हमारा सर्वर क्या कर गया, हमारा सर्वर स्टॉप कर गया। यहाँ पे क्या हुआ, सर्वर के पास इंटरनली एरर आ गया और इस एरर को किसी ने हैंडल नहीं किया, तो वो जो एरर हैंडलिंग वाला पार्ट है वो हमारे लिए हमारा मिडलवेयर करता है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स में हमारा जो यूजर है उसे इतना कुछ दिखाई नहीं देता, उसे सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज दिखाई देता है, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो एक बार सर्वर को हम रीस्टार्ट कर लेते हैं, फाइल के अंदर अपने मिडलवेयर को, मतलब इस एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को हम सेव कर लेते हैं एंड वापस से रिफ्रेश करके अगर हम यहाँ पे कुछ भी ऐड करने की कोशिश करते हैं which doesn't satisfy our validation, जो वैलिडेशन को फेल करेगा, तो हमारे पास सिंपल सा मैसेज आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। तो इस तरीके से बहुत बेसिक फॉर्म में हमने अपने एरर्स को हैंडल कर लिया है, पर हमें भी पता है कि एसिंक्रोनस एरर्स जो होते हैं उनको हैंडल करने के लिए और भी काफी सारे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। जैसे अभी तक हमने जो अपनी एक्सप्रेस एरर क्लास बनानी सीखी थी, कस्टम एरर क्लास, उसको हमने यूज नहीं किया, उसे भी हम यूज कर सकते हैं बेटर एरर के लिए। अब नेक्स्ट चीज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसमें हम डिफाइन करेंगे अपने लिए अपना कस्टम रैप एसिंक। अब रैप एसिंक का काम हमें ऑलरेडी पता है, हमारा जो ट्राई कैच ब्लॉक होता है उसे ही एक और बेटर तरीके से लिखने का फॉर्मेट होता है हमारा रैप एसिंक फंक्शन, इसे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट रैप एसिंक के लिए हम अलग से अपनी एक अलग क्लास बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, अपने मेजर प्रोजेक्ट अपने इस फोल्डर के अंदर एक और नया फोल्डर बनाएंगे, वील कॉल इट यूटिल्स। यूटिल्स के अंदर यूटिलिटी रिलेटेड चीजें हम रखने वाले हैं। यूटिलिटी रिलेटेड चीजें कहने का मतलब है कि एक्स्ट्रा चीजें, फॉर एग्जांपल हमारी एरर क्लास हो गई, हमारा रैप एसिंक हो गया, और भी कुछ इसी तरीके की फाइल अगर हमें ऐड करनी है तो यूटिल्स के अंदर हम एक नई फाइल बना सकते हैं, इसको बोलेंगे रैप एसिंक .js, और रैप एसिंक के अंदर हम यहाँ पे अपना फंक्शन बनाएंगे, इसको थोड़ा सा हम रीनेम कर लेते हैं। रैप एसिंक कहने का बेसिक मतलब होता है कि मुझे ऐसा फंक्शन बनाना है जिसको हम रैप एसिंक नाम देंगे, सिंक नाम देंगे, जिसके पैरामीटर्स में हमारे पास एक फंक्शन आएगा, आर्गुमेंट्स में एक फंक्शन आएगा, और फिर हम क्या करेंगे, ये फंक्शन खुद से एक और दूसरा फंक्शन रिटर्न करता है जिसके आर्गुमेंट्स में रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट होता है, और इस फंक्शन का काम होता है टू एग्जीक्यूट द एफएन फंक्शन विद द सेम पैरामीटर्स, यानी इसमें भी हमारे पास रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट जाएगा, और इसके साथ हम एक कैच एसोसिएट कर देंगे कि अगर कोई एरर अकर करता है तो उस केस में हमारा जो एरर है उसके लिए नेक्स्ट कॉल हो जाए, तो कैच के अंदर हमारा नेक्स्ट चला जाए एंड कैच के अंदर हमारा नेक्स्ट कॉल हो जाए। तो इस तरीके का कुछ बेसिक फॉर्मेट होता है जो हमारे रैप एसिंक के लिए होता है। यहाँ पे ये जो हमारा रैप एसिंक है इसे हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वी कैन राइट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, या इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू एन एरो फंक्शन, सेव, ये फंक्शन कीवर्ड यहाँ से हटा लेते हैं एंड इसे ऐप डॉट जेएस के अंदर हम रिक्वायर करेंगे। तो कॉन्स्ट रैप एसिंक is equal to require ./utils/wrap-async.js, और यहाँ पर जहाँ हमने ट्राई एंड कैच को एस्टैब्लिश किया था, हमारा जो क्रिएट राउट है, क्रिएट राउट के अंदर हम रैप एसिंक को यूज करेंगे एंड अपने ट्राई एंड कैच को यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसको कर लेते हैं सेव, एसिंक, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी रैप एसिंक। अब यहाँ से सर्वर हमारा एक बार स्टार्ट हो जाएगा, क्रिएट राउट के अंदर अब हमने रैप एसिंक को यूज कर लिया, तो वो भी सेम तरीके से हमारे एरर्स को हैंडल करेगा। वो चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए वी कैन रिफ्रेश करके दोबारा से हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, वी कैन एंटर सम टेक्स्ट, ऐड किया तो समथिंग वेंट रॉन्ग, हमारा सर्वर स्टॉप नहीं हुआ, सर्वर अभी भी रन कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर हैंडलिंग हमारे पार्ट पे हुई है, वो भी है विद द हेल्प ऑफ रैप एसिंक एंड हमारा एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम करने वाले हैं वो है हमारे कस्टम एक्सप्रेस एरर को क्रिएट करना। तो एक्सप्रेस एरर अभी क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली हम अपने रिस्पॉन्स के अंदर कुछ स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, पर हम अलग अलग रिस्पॉन्सेस को अलग अलग मैसेजेस, अलग अलग स्टेटस कोड्स के साथ सेंड कर सकते हैं। तो उसे सेंड करने का तरीका होगा कि यूटिल्स के अंदर ही हम अपनी क्लास बनाए कस्टम एरर्स के लिए, वील कॉल इट एक्सप्रेस एरर डॉट जेएस। एक्सप्रेस एरर के अंदर हम एक क्लास बनाएंगे एक्सप्रेस एरर नाम से, जो क्लास एक्सटेंड करेगी हमारी एरर क्लास को, एंड इसके अंदर सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले अपने सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, उसके बाद दिस डॉट स्टेटस, अच्छा जब भी हमारे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसके अंदर एक स्टेटस आएगा हमारे पास, या इसे स्टेटस कोड भी हम कह सकते हैं, स्टेटस कोड आएगा, साथ के साथ हमारे पास एक मैसेज आएगा। सो दिस डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू स्टेटस कोड एंड दिस डॉट मैसेज इज इक्वल टू मैसेज, एंड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के अंदर हम एक्सपोर्ट कर देंगे अपनी एक्सप्रेस एरर क्लास को, इसे सेव कर लेते हैं एंड ऐप डॉट जेएस के अंदर जाके इसे भी हम कर लेंगे रिक्वायर कॉन्स्ट एक्सप्रेस एरर इज इक्वल टू रिक्वायर स्लैश एक्सप्रेस एरर डॉट जेएस। अब यहाँ से हम थ्रो कर सकते हैं अपने एक्सप्रेस एरर्स को, तो रिस्पॉन्स के अंदर इनफैक्ट अगर कोई भी एरर मैसेज आएगा तो सबसे पहले तो हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे अपनी एक्सप्रेस एरर को। यहाँ पर एरर से हम सबसे पहले तो अपना स्टेटस कोड निकालेंगे, उसके बाद हम अपना मैसेज निकालेंगे इज इक्वल टू एरर, एरर से डीकंस्ट्रक्ट करके हम रिस्पॉन्स के अंदर सेंड करेंगे, या स्टेटस जो है उसे सेट कर देंगे टू आर स्टेटस कोड एंड सेंड कर देंगे हमारा
एरर मैसेज। अब इसे टेस्ट करने के लिए हम एक पेज नॉट फाउंड एरर को थ्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास /listing/id है, /listing/id/edit है, इस तरीके से हमारे पास काफी सारे राउट्स हैं। पर अगर यूजर किसी ऐसे राउट के पास रिक्वेस्ट भेजता है, फॉर एग्जाम्पल कोई डेवलपर ही है, वो टेस्टिंग कर रहा है और हमारी ही डोमेन के किसी रैंडम राउट के पास रिक्वेस्ट जाती है, तो ऑब्वियसली वहां पे पेज नहीं होगा, तो हम पेज नॉट फाउंड का रिस्पॉन्स भेजना चाहते हैं। अब जैसे ही सारे के सारे राउट्स के साथ चेक कर लिया कि क्या ये राउट है जिसके पास रिक्वेस्ट आई है और किसी से भी मैच नहीं हुआ, तो उसके बाद हम एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स भेजना चाहते हैं। उसके लिए हम लिख सकते हैं app.all और यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टार यानी सारी की सारी जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है उसके साथ मैच कर दो। तो ऊपर अगर किसी इनकमिंग रिक्वेस्ट के साथ मैच हो गया होगा तब तो रिस्पॉन्स चला गया होगा, पर अगर किसी के साथ मैच नहीं हुआ मतलब यहाँ पे आके मैच होगा। इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नेक्स्ट को कॉल करेंगे और नेक्स्ट के अंदर हम एक एरर पास करेंगे। एरर की फॉर्म में हम थ्रो कर देंगे एक न्यू एक्सप्रेस एरर, जिसके अंदर सबसे पहले तो स्टेटस कोड के अंदर वील साइन 404 एंड मैसेज के अंदर हम भेजेंगे पेज नॉट फाउंड। तो इस तरीके से हमने एक नया एक्सप्रेस एरर जो है उसको थ्रो कर दिया एंड उसे यहाँ पे कैच किया जाएगा, उस एक्सप्रेस एरर से स्टेटस कोड एंड मैसेज निकाला जाएगा एंड फिर वो रिस्पॉन्स के अंदर सेंड किया जाएगा। अब यहाँ पर इफ वी सेंड अ रिक्वेस्ट टू लोकलहोस्ट 8080 listings/random, तो इस तरीके का कोई राउट हमने क्रिएट ही नहीं किया। अगर इसे हम एंटर करेंगे, ओके रैंडम को इसने आईडी की तरह ले लिया है जो अभी अनहैंडल्ड है, रैंडम को आईडी की तरह ले लिया, मतलब उसने हमारे लिस्टिंग/रैंडम को इस शो राउट से मैच कर दिया और आईडी के अंदर उसने रैंडम रख लिया, तो आईडी मिली नहीं, तो यहाँ क्या कर दिया उसने एक एसिंक्रोनस एरर को थ्रो कर दिया। और क्योंकि अभी हमने यहाँ पे रैप एसिंक को यूज नहीं किया है तो वो एरर अच्छे से हैंडल नहीं हो पाया, तो इसलिए सर्वर हमारा क्रैश हो गया है। इसको दोबारा से एक बार रन करते हैं। /listings की जगह हम /random के पास एरर भेजेंगे और हमारे पास क्या आएगा, पेज नॉट फाउंड। अगर हम /terms पे एरर भेजेंगे, पेज नॉट फाउंड। /users के पास अभी एरर भेजेंगे, पेज नॉट फाउंड। मतलब ये वो सारे राउट्स हैं जिनको अभी हमने क्रिएट नहीं किया, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसीलिए पेज इज नॉट फाउंड। तो ये हमने अपने एक्सप्रेस एरर को यहाँ पर टेस्ट कर लिया है। साथ के साथ जितने भी हमारे एसिंक्रोनस फंक्शन थे उन सबके साथ एक बार रैप एसिंक को अटैच कर देते हैं, सो दैट अगर कोई भी एरर आता है, कोई भी एरर अकर करता है तो हमारा सर्वर ना स्टॉप हो बल्कि वो एरर्स हमारे लिए हैंडल हो जाए। इंडेक्स राउट पे कर देते हैं, हमारा जो ये गेट राउट है ये भी एसिंक्रोनस है, इसके पास भी कर देते हैं, और एडिट राउट भी एसिंक्रोनस है, इसे भी रैप कर देते हैं। हमारा पुट राउट भी एसिंक्रोनस है, इसे भी रैप कर देते हैं। डिलीट राउट भी एसिंक्रोनस है, इसे भी हम रैप कर देंगे। इस बार कोई भी एरर आएगा और कुछ नहीं, वो सही तरीके से हैंडल जरूर हो जाएगा। और हम चाहें तो स्टेटस कोड एंड मैसेज के अंदर कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी एरर के अंदर कोई स्टेटस कोड नहीं होगा तो 500 असाइन हो जाएगा, और कोई और मैसेज नहीं होगा तो असाइन हो जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। इसको कर लेते हैं सेव एंड एक बार दोबारा से एक और एरर थ्रो करने का ट्राई करते हैं। इसको कर देते हैं रिफ्रेश। इस बार हमने रैंडम एरर दोबारा से थ्रो किया, ऐड किया, तो हमारे पास आया। अब हमारे पास प्रॉपर एरर आ रहा है, यानी एक्सप्रेस ने जो बाय डिफॉल्ट एरर थ्रो किया होगा वहां उस एरर से हमारे पास मैसेज स्टार्ट हुआ होगा और मैसेज क्लाइंट के पास सेंड हो गया। मैसेज क्लाइंट के पास सेंड हो गया तो मैसेज में था लिस्टिंग वैलिडेशन फेल्ड, प्राइस कास्ट टू नंबर फेल्ड, यानी प्राइस जो भेजा है आपने वो नंबर में कास्ट नहीं हो पा रहा, मतलब प्राइस में आपने कोई स्ट्रिंग भेज दिया रादर देन अ वैलिड नंबर। तो हमारे पास अभी प्रॉपर मैसेज जो है वो लिख कर आ रहा है, पर ये नोट करने वाली बात है हमारा सर्वर स्टॉप नहीं हुआ, यानी हमारा एरर जो है वो सही तरीके से हैंडल हो रहा है। इसके अलावा एक और पोटेंशियल एरर है जिसके लिए हम चेक कर सकते हैं। व्हाट वील डू इज, हम एक बार हॉपस्कॉच से जाके एक एपीआई रिक्वेस्ट जो है उसे भेजने की कोशिश करेंगे। एपीआई रिक्वेस्ट के अंदर हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं और पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हम लोकल होस्ट /API की जगह /listings को कॉल करेंगे और पोस्ट रिक्वेस्ट में बॉडी के अंदर यानी रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर हम कुछ डेटा भेजेंगे। तो ये कंटेंट इनफैक्ट यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, हम कुछ डेटा यहाँ से भेजने वाले हैं। डेटा के अंदर जैसे जब भी हमारे पास /listings के पास पोस्ट रिक्वेस्ट आती है, ये जो हमारी क्रिएट राउट है यानी /listings के पास हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है, तो इसके अंदर हम रिक्वेस्ट की बॉडी से लिस्टिंग, ये वाली जो लिस्टिंग है इसे निकालने की कोशिश करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसे फाइनली हम ऐड कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर। पर अगर ये लिस्टिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई विल डू इज, हम यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट भेज देंगे लिस्टिंग्स के पास, पर उसमें लिस्टिंग्स नहीं होगी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगी लिस्टिंग्स नाम से, और हम क्या कर देंगे सेंड कर देंगे रिक्वेस्ट। तो इस केस में हमारे पास क्या आया, रिस्पॉन्स में आया लिस्टिंग वैलिडेशन फेल्ड, टाइटल पाथ टाइटल इज रिक्वायर्ड, यानी हमारे पास लिस्टिंग की जो वैलिडेशन है लिस्टिंग के अंदर टाइटल ही नहीं है, तो 500 इंटरनल सर्वर एरर हमारे पास आ गया। यहाँ हम पहले से ही कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारी रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर लिस्टिंग नहीं है तो उस केस में हम थ्रो करना चाहते हैं, लेट्स थ्रो अ न्यू एक्सप्रेस एरर। एक्सप्रेस एरर थ्रो करेंगे जिसके अंदर स्टेटस कोड क्या होगा, स्टेटस कोड हम रखेंगे 400। स्टेटस कोड 400 का मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट, यानी क्लाइंट की गलती की वजह से सर्वर इस रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकता। तो क्लाइंट ने यहाँ पे क्या गलती की, क्लाइंट ने यहाँ पे ये गलती की कि वो लिस्टिंग के अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं पर उसमें लिस्टिंग का डेटा ही नहीं भेजा, लिस्टिंग ऑब्जेक्ट ही नहीं भेजी, तो ये क्लाइंट की गलती की वजह से सर्वर साइड पे एरर आ रहा है। तो दैट इज वाई हम यहाँ स्टेटस कोड में 400 भेज रहे हैं विच इज बैड रिक्वेस्ट, और हम यहाँ ऐड कर देंगे सेंड वैलिड डेटा फॉर लिस्टिंग। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि हमने लिस्टिंग के लिए वैलिड डेटा नहीं भेजा। इस बार जब दोबारा से हम पोस्ट रिक्वेस्ट को सेंड करने की कोशिश करेंगे तो इस बार सही हमारे पास स्टेटस मैसेज आएगा इक्वल टू 400 एंड HTML में हमारे पास आएगा सेंड वैलिड डेटा फॉर लिस्टिंग। तो इस तरीके से हम अपने कस्टम एरर्स को थ्रो कर सकते हैं जहां भी हमें फील होता है कि हाँ यहाँ पे नीड है। जैसे यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर लिस्टिंग नहीं होगी तो रिस्पॉन्स में सेंड हो जाएगा। इनफैक्ट जब हम अपने अपडेट राउट के पास भी कॉल लगाते हैं, अपडेट राउट पे भी हम रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर लिस्टिंग को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम सेम कंडीशन लगा सकते हैं। इसको कर लेते हैं सेव। तो अभी तक हमने 3 चीज़ों को किया है। हमने अपना एक्सप्रेस वाला मिडलवेयर डिफाइन कर लिया है, उसको हमने काफी सारे एक्सप्रेस एरर को थ्रो करके टेस्ट भी कर लिया, हमने हॉपस्कॉच से भी उसको टेस्ट किया कि वो वर्क कर रहा है, स्टेटस वगैरह मैसेज वगैरह सब हमारे पास सही आ रहा है, हमने क्लाइंट साइड से भी टेस्ट कर लिया है। साथ के साथ हमने रैप एसिंक के अंदर अपना जो पूरा लॉजिक है ट्राई कैच का उसको स्टोर कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक डिफॉल्ट एरर पेज के बारे में विच इज गोइंग टू बी error.ejs।
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे error.ejs के बारे में। बेसिकली हम चाहते हैं कि कभी भी कोई एरर अगर आए, अभी हमारे एरर्स कैसे दिख रहे हैं क्लाइंट साइड पे, हमारे जो एरर्स दिख रहे हैं वो इस तरीके से दिख रहे हैं, एंड इट इज नॉट अ वेरी गुड वे टू शो एरर्स ऑन द वेबसाइट। हम चाहते हैं अगर एरर भी अकर करे हमारे क्लाइंट साइड पर, हमारे यूजर के पास, तो वो भी उसे अच्छे फैशन में, अच्छी स्टाइलिंग के साथ दिखना चाहिए। तो इसीलिए हम एरर्स के लिए एक अलग से पेज बनाएंगे, इसको हम error.ejs कहेंगे। हम क्या कर सकते हैं, अपने व्यूज के अंदर ही जाकर एक और नया व्यू क्रिएट कर सकते हैं, हम इसे बोलेंगे error.ejs। error.ejs के अंदर हम यूज करने वाले अपने बूटस्ट्रैप अलर्ट्स का। तो वी कैन गो टू बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास अलर्ट्स होते हैं, ये रहे हमारे पास अलर्ट्स, और अलर्ट्स के अंदर इस तरीके से हम कुछ कुछ अलर्ट्स दे सकते हैं। हम एक रेड अलर्ट को यूज कर सकते हैं टू डिस्प्ले अ मैसेज, तो उसके लिए अलर्ट डिव डेंजर, इस तरीके से हमें कुछ कुछ चीज़ें कॉपी करनी पड़ेंगी। इसमें सबसे ऊपर तो हम अपने लेआउट को लिख लेते हैं, लेआउट्स, इसे कह देते हैं /layouts /boilerplate, एंड ये सारा का सारा जो कोड है इसे एक रो के अंदर हम सेव करेंगे, यानी कुछ स्टाइलिंग इसके अंदर हम ऐड करेंगे। हम हमारा जो अलर्ट है उसे भी एक स्टाइलिंग दे देंगे, विल गिव इट कॉलम 6, एंड इसे एक ऑफसेट भी दे देते हैं =3। इसे एक बार सेव कर लेते हैं, और app.js के अंदर अभी के लिए जब हम रिस्पॉन्स इस तरीके से सेंड कर रहे हैं, उसकी जगह मिडलवेयर के अंदर हम रिस्पॉन्स में सेंड करेंगे या इनफैक्ट रेंडर करवाएंगे अपने लिए अपना error.ejs। इसको कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ पे आ जाते हैं, वापस से आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। इस बार अगर हमारे पास कुछ एरर आ जाता है, इसे ऐड करवा दिया, और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास हमारा एक अलर्ट आ गया। अभी अलर्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट वही मैसेज है जिसको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से हमने कॉपी किया, पर हम चाहें तो अपना मैसेज जो है, यानी यहाँ पर हमारे ये जो मैसेज है जो एरर के अंदर आता है, इसे पास कर सकते हैं। इनफैक्ट हम अपने पूरे एरर को भी पास कर सकते हैं, बट लेट्स पास ऑन द मैसेज। और error.ejs के अंदर यहाँ पे एक हम h4 हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, और इसके अंदर हम लिख देंगे अपना मैसेज इज इक्वल टू आर मैसेज। अगर हम बूटस्ट्रैप अलर्ट्स के अंदर जाएं तो हम और अलग अलग तरीके के अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अलर्ट्स के अंदर जनरली हम एक हेडिंग भी लिख सकते हैं, या हम चाहें तो इस तरीके के सिंबल्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमें डेंजर का सिंबल ऐड करना है, वी कैन सिंपली ऐड दिस SVG सिंबल। ऐड करने के लिए इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड अपने h4 को, हेडिंग को हम एक क्लास दे सकते हैं, विल कॉल इट अलर्ट हेडिंग, एंड इसमें हम दिखाएंगे अपने मैसेज को। इसको कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे, एक अलर्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ऐड किया, तो इस तरीके से हमारे पास हमारा अलर्ट आ जाएगा। अभी के लिए ये जो SVG है इसे एक बार हटा देते हैं, रिफ्रेश करने के लिए वापस से हमें फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। ऐड सम रैंडम डेटा अगेन, ऐड किया, तो ये हमारी अलर्ट की हेडिंग आ जाएगी। अब ये तो अलर्ट की हेडिंग आ गई। अब इसके अलावा अगर हमें और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनको ऐड करना है, फॉर एग्जांपल h4 की जगह बाद में हम एक पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं, और पैराग्राफ के अंदर अगर हमें और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ एरर पास कर सकते हैं, और एरर से यहाँ पे हम error.message लिख सकते हैं, और पैराग्राफ के अंदर हम लिख सकते हैं error.trace। सेव, मार्जिन फ्रॉम टॉप हम रख देते हैं =3। वापस जाएंगे, रिफ्रेश किया, रैंडम डेटा हम कुछ कुछ एंटर करेंगे, ऐड किया, तो इस तरीके से हमारे पास हमारा अलर्ट आ जाएगा। अब मार्जिन फ्रॉम टॉप 3 दे दिया तो थोड़ा सा ऊपर से डिस्टेंस आ गया। अच्छा, स्टैक हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस बार हमारा जो एरर है उसके अंदर ये चीज़ तो आई गई, साथ के साथ हमारे पास पूरा का पूरा स्टैक ट्रेस आ गया। स्टैक ट्रेस कहने का मतलब है कि किस तरीके से एरर प्रोपेगेट हुआ, कहाँ से एरर स्टार्ट हुआ, कौन सी लाइन, कौन से डॉक्यूमेंट, कौन सी फाइल से एरर स्टार्ट हुआ, और कहाँ कहाँ प्रोपेगेट जाके फाइनली हमारे पास एरर आए। तो हम चाहें तो पूरी की पूरी एरर इन्फॉर्मेशन को भी शो कर सकते हैं, पर जनरली हम वो प्रेफर नहीं करते। जनरली हम क्या प्रेफर करते हैं, इसे हम पैराग्राफ में क्रिएट कर सकते हैं। जनरली हम प्रेफर करते हैं कि सिर्फ मैसेज ही हम शो करें, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कि कौन सी फाइल में एरर हमारा शो हुआ या किस तरीके से शो हुआ, वो हमारे यूजर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। इनफैक्ट रेंडर कराने से पहले हम अपना स्टेटस जो है उसे भी सेट कर सकते हैं टू आर स्टेटस कोड डॉट रेंडर। इसको कर लिया सेव। अब अगर हमारे पास कैंसिल, लेट्स सपोज अगर हम /listings की जगह /random के पास जाते हैं, तो इस बार हमारे पास सिंपल सा एरर लिखकर आएगा पेज नॉट फाउंड। या अगर हम /listings /abcd, मतलब हमने आईडी के अंदर ABCD लिख दिया, इस तरीके से अगर हमने गलत आईडी भेज दी है, तो यहाँ पर लिखकर आ जाएगा कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फेल फॉर वैल्यू ABCD एट पाथ, यानी जो हमने ABCD स्ट्रिंग लिखकर भेजी है उसको अंडरस्कोर आईडी के अंदर हमारा जो लिस्टिंग मॉडल है वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। तो अब एरर्स थोड़े से और बेटर फैशन में, यानी हमारा हेडर भी अब एग्जिस्ट करता है, हमारा फुटर भी अब एग्जिस्ट करता है, तो बेटर फैशन में हमारे एरर्स हमारे पास लिखकर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाली है स्कीमा वैलिडेशन के बारे में। स्कीमा वैलिडेशन का मतलब है कि अगर हम अपने मॉडल्स के अंदर लिस्टिंग स्कीमा को देखें, तो इसमें हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, हमारे पास इमेज है, हमारे पास प्राइस है, हमारे पास लोकेशन है। तो ये सारी की सारी चीजें इन जनरल एक लिस्टिंग के अंदर होनी चाहिए टू मेक इट अ प्रॉपर एंड वैलिड लिस्टिंग। और अगर हम app.js के अंदर जाएं, तो यहाँ पर ये जो पोस्ट राउट है, इसके अंदर अभी हमने क्या किया, अभी हम बस ये चेक करें कि अगर रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर लिस्टिंग नाम की ऑब्जेक्ट नहीं है, तभी हम एरर थ्रो करेंगे। बाकी सारे केसेस में हम उसे सेव करवाने की कोशिश कर सकते हैं। बट अगर ऐसा केस हमारे पास आ जाए जिसमें हमने लिस्टिंग ऑब्जेक्ट तो भेजी है, लेट्स सपोज वी सेंड द लिस्टिंग ऑब्जेक्ट, उसके साथ हमने टाइटल भी सेंड कर दिया है, उसके साथ हमने प्राइस भी सेंड कर दिया है, उसके साथ हमने लोकेशन भी सेंड कर दिया है, पर हमने
अपना डिस्क्रिप्शन मिस कर दिया है, हमने अपनी कंट्री का नाम मिस कर दिया है। इस तरीके के जो डिफरेंट एरर्स हुए जो इंडिविजुअल फील्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारी इंडिविजुअल फील्ड है या नहीं है, वो सारे के सारे हम यहाँ पर चेक नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक लिस्टिंग को टैकल कर रहे हैं, हम लिस्टिंग के इंडिविजुअल आइटम्स को नहीं देख रहे। लेट्स सपोज अगर हमने कंट्री वाली फील्ड या फिर अगर हमने डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाने के लिए नहीं भेजी, तो उस केस में हमारे पास एरर नहीं आ जाएगा, वो लिस्टिंग ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। हम हॉपस्कॉच पर जाएंगे और यहाँ पर रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर अभी हमारे पास क्या आ रहा है, अभी हमारे पास आ रहा है जब हमने कुछ नहीं भेजा कि सेंड वैलिड डेटा फॉर लिस्टिंग। पर अगर लिस्टिंग के अंदर हम अपना टाइटल भेज देते हैं, इसे कह देते हैं टाइटल, एंड टाइटल के अंदर हम लिख देंगे सैम्पल टाइटल। इफ वी गो टू ऑल लिस्टिंग्स एंड यहाँ पर अभी सैम्पल टाइटल 101 नहीं है, तो इसे कह देंगे सैम्पल टाइटल 101। हम इसी तरीके से लिस्टिंग के अंदर अपने लिए एक, या इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन को हम स्किप कर देते हैं, हम प्राइस भेज देते हैं। प्राइस के अंदर अगर हम भेजते हैं 1800 एंड लिस्टिंग के अंदर हमने अपनी कंट्री को भेज दिया, कंट्री के अंदर हम भेज देते हैं इंडिया, एंड बाकी सारी चीज़ें हम स्किप कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करें, हमने सेंड कर दी रिक्वेस्ट, तो उस केस में हमारे पास स्टेटस ओके आ जाता है, स्टेटस ओके आ गया, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो रिटर्न होकर आई हैं। हम चाहें तो इन चीज़ों को व्यू भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये पेज रिटर्न होकर आया रिस्पॉन्स की बॉडी के अंदर, ये हमारी वेबसाइट हमारे पास रिटर्न होकर आई है। हम रिफ्रेश करें ऑल लिस्टिंग्स को तो हमारे पास सैम्पल लिस्टिंग 101 आ गई है, बट इसके अंदर काफी सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है जो मिसिंग है। लोकेशन होनी चाहिए थी, पर क्योंकि अभी कोई वैलिडेशन नहीं है इंडिविजुअल फीड्स के ऊपर, तो बिना लोकेशन को लिखे हुए, बिना डिस्क्रिप्शन को लिखे हुए हम बाकी सारी चीजें भी इसके अंदर ऐड कर पा रहे हैं और इसे हम स्टोर कर पा रहे हैं एज अ न्यू लिस्टिंग। पर हम चाहते हैं इंडिविजुअल फील्ड्स के लिए भी हमारी वैलिडेशन अप्लाई हो, तो उस केस में हम क्या करें? तो ऐसी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा इफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लिस्टिंग नॉट अवेलेबल, तो थ्रो कर दो एरर। वैसे ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं इफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लिस्टिंग डॉट, या इनफैक्ट इसे हम यहाँ लिख सकते हैं अगर हमारी न्यू लिस्टिंग के अंदर हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में क्या कर दें? तो उस केस में हम एक एरर थ्रो कर दें। इसी को कॉपी कर लेते हैं, तो हम एरर थ्रो कर देंगे। व्हाट विल बी द एरर? एरर विल बी डिस्क्रिप्शन इज मिसिंग। इस तरीके से हमारे पास एरर आ जाएगा। या डिस्क्रिप्शन है पर टाइटल नहीं है, तो टाइटल के लिए हम यहाँ पे एरर सेंड कर सकते हैं, टाइटल इज मिसिंग। या फिर अगर लोकेशन मिसिंग है तो यहाँ पे हम एरर थ्रो कर सकते हैं, लोकेशन इज मिसिंग। इसको कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ से जाके जब हम दोबारा से इस बार सेंड करेंगे तो इस बार रिस्पॉन्स में आया 400 इज आर रिस्पॉन्स, बट एरर में हमारे पास क्या आया है? तो इस बार हमारे एरर का स्टेटस कोड है 400, और जो HTML रिस्पॉन्स आया है उसमें हमारे पास डिस्प्ले होकर आ रहा है डिस्क्रिप्शन इज मिसिंग, क्योंकि हमने जो रिक्वेस्ट की बॉडी भेजी थी उसके अंदर इवन तो हमने लिस्टिंग ऑब्जेक्ट भेजा था बट डिस्क्रिप्शन मिस कर दिया। अगर हम डिस्क्रिप्शन ऐड भी कर दें, लेट्स सपोज मैंने कोई डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया यहाँ पर एंड इसके अंदर वैल्यू भेज दी रैंडम डिटेल्स अबाउट लिस्टिंग, और इसे भी अगर सेंड कर दिया तो भी एरर का स्टेटस 400 होगा। क्यों? क्योंकि लोकेशन तो भेजी नहीं, लोकेशन नहीं भेजी। अगर HTML रिस्पॉन्स को देखें तो यहाँ लिखा रहा है लोकेशन इज मिसिंग। पहला तरीका तो ये होगा कि हम इसी तरीके से सारी की सारी फील्ड्स के लिए इफ लिखें और वहां से एक नई एरर को इंडिविजुअल मैसेज के साथ थ्रो करें। अब ये जो तरीका है इसमें काफी, एक तो हमारा एफर्ट बहुत ज्यादा लगेगा, सेकंडली कल को हो सकता है हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हो, तो क्या हर एक मॉडल के लिए हम इतनी सारी इफ कंडीशंस को लिखेंगे, और कल को हो सकता है लिस्टिंग मॉडल के अंदर ही हम बहुत सारी और फील्ड्स को ऐड करें, तो उस केस में बहुत ज्यादा टीडियस टास्क हो जाता है। तो इस टास्क को और बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक टूल यूज करेंगे विच इज कॉल्ड जॉय। जॉय के लिए इट इज कॉल्ड JOI, और JOI का काम होता है टू वैलिडेट आर स्कीमा। स्कीमा वैलिडेट करने का मतलब है कि जो भी हमने अपने मॉडल का स्कीमा डिफाइन किया है, जो भी हमने अपने लिए अपना स्कीमा डिफाइन किया है फॉर आर डेटा, उसे वैलिडेट करने का काम हमारा ये टूल करता है। तो जो हम इफ कंडीशंस लिख के करने की कोशिश कर रहे थे वो जॉय हमारे लिए ऑटोमेटिकली कर देता है इन अ ईजियर फॉर्मेट। तो इसीलिए हम इसे यूज करने वाले हैं। इसको यूज करने के लिए हम सबसे पहले तो इसे रिक्वायर करते हैं, पहले हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा बिकॉज जॉय इज एक्चुअली एन NPM पैकेज। अगर हम NPM पर जाएं एंड वी सर्च फॉर जॉय, तो ये ऑब्जेक्ट स्कीमा वैलिडेशन के लिए यूज होता है। इट इज द मोस्ट पावरफुल स्कीमा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज एंड डेटा वैलिडेटर फॉर जावास्क्रिप्ट। तो सिर्फ एक्सप्रेस के लिए नहीं, इन जनरल जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम कुछ और भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के लिए लेट्स स्टॉप आवर सर्वर एंड इंस्टॉल इट। तो हमारे पास जॉय आ गया होगा। चाहे तो अपने सर्वर को हम रीस्टार्ट कर सकते हैं, एंड रीस्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले जॉय की हेल्प से हम स्कीमा डिफाइन करते हैं। यानी इस तरीके से हम बताते हैं कि स्कीमा के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आएगी, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास यूजर नेम होगा। अब ऑब्जेक्ट आएगी तो हम यहाँ पे लिस्टिंग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। हम यूजर नेम नहीं रिक्वायर कर रहे होंगे, हमारे लिए टाइटल आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, लोकेशन आएगी। इन्होंने एग्जाम्पल लिया कि यूजर नेम आएगा, पासवर्ड आएगा, एक्सेस टोकन आएगा, और उनकी उन्होंने डिटेल्स बता दी है कि मिनिमम इतनी लेंथ होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी लेंथ होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए यूजर नेम। तो इस तरीके से यहाँ पे एक स्कीमा डिफाइन किया जा रहा है। तो जॉय की हेल्प से हम एक स्कीमा डिफाइन करते हैं, और ये जो स्कीमा होता है ये हमारे mongoose का स्कीमा नहीं होता, ये हमारी सर्वर साइड वैलिडेशन के लिए स्कीमा होता है। अभी तक हमने क्लाइंट साइड वैलिडेशन तो कर ली, कैसे की फॉर्म के अंदर हमने क्लाइंट साइड वैलिडेशन कर ली, हमने एरर हैंडलिंग भी कर ली, पर सर्वर साइड वैलिडेशन के लिए यानी स्कीमा वैलिडेशन के लिए हम अपने टूल को यूज कर रहे हैं जिसका नाम है जॉय। तो कैसे वैलिडेट करना है उसके लिए हम एक और अलग से सर्वर साइड के लिए स्कीमा डिफाइन करेंगे। तो उसे डिफाइन कर लेंगे और वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए वैलिडेट होगा। तो एक बार अपना स्कीमा डिफाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपने मेजर प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर ही app.js के साथ में एक और नई फाइल हम डिफाइन कर देंगे, एंड वी विल कॉल इट schema.js। schema.js के अंदर सबसे पहले तो हम इस तरीके से जॉय को रिक्वायर करेंगे, एंड उसके बाद हम अपना स्कीमा लिखने वाले हैं, यानी जिस स्कीमा को हमें वैलिडेट करना है। अब हम चाहते हैं हम अपने लिस्टिंग स्कीमा को वैलिडेट करें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉन्स्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे कह देते हैं लिस्टिंग स्कीमा, और इसे वैलिडेट करने के लिए हम लिखेंगे जॉय डॉट ऑब्जेक्ट
यानी जॉय के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आनी चाहिए और इस ऑब्जेक्ट का जो नाम होगा दैट इज सपोज टू बी लिस्टिंग, यानी हमारे पास एक लिस्टिंग नाम की ऑब्जेक्ट आनी चाहिए। अब इस लिस्टिंग नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ कुछ और पैरामीटर्स होंगे, यानी लिस्टिंग नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा, स्कीमा के अंदर ये जो लिस्टिंग है ये जॉय के अकॉर्डिंग, यानी हमारी स्कीमा वैलिडेशन के अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए और ये रिक्वायर्ड होनी चाहिए। रिक्वायर्ड कहने का मतलब है कि हमारी ये लिस्टिंग ऑब्जेक्ट हमेशा जब भी कोई रिक्वेस्ट आए हमारे पास उसके अंदर एक लिस्टिंग नाम की ऑब्जेक्ट हमारे पास होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास टाइटल होना चाहिए। टाइटल क्या होना चाहिए, टाइटल का टाइप हमारे पास स्ट्रिंग होना चाहिए और टाइटल भी हमारे पास रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो ये हमने कंडीशन लिख दी अपने टाइटल के लिए। इसी तरीके से अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए। अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन भी एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए। अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो कंट्री भी एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए। अगर हम प्राइस की बात कर रहे हैं तो प्राइस हमारे लिए एक वैलिड नंबर होना चाहिए, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं नंबर। ये अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में देखना है तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ सकते हैं, तो हम और डिटेल में जॉय के बारे में पढ़ सकते हैं। वरना बेसिक यहाँ से हमें पता चल रहा है अल्फान्यूमेरिक या स्ट्रिंग या नंबर, इस तरीके के बेसिक टाइप्स ही हैं जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब अगर हम इमेज की बात करें तो जो हमारी इमेज है वो होनी तो चाहिए स्ट्रिंग टाइप की, पर वो जरूरी नहीं है रिक्वायर्ड हो। लेकिन यहाँ पर हम अलाउ कर सकते हैं फॉर एम्प्टी स्ट्रिंग एंड फॉर नल वैल्यूज, यानी जो हमारी इमेज है वो एम्प्टी भी हो सकती है और चाहे तो उसके अंदर नल वैल्यू भी हम भेज सकते हैं, क्योंकि एट द एंड हमारा जो mongoose है वो एक डिफॉल्ट वैल्यू इमेज के अंदर, इमेज लिंक के अंदर स्टोर करवा देगा। इसके अलावा हम एक और कंडीशन सेट कर सकते हैं कि जो हमारा प्राइस है इवन तो वो एक नंबर होना चाहिए पर वो नेगेटिव नंबर ना हो, तो उसके लिए हम सेट कर सकते हैं कि हमारी जो मिनिमम वैल्यू हो प्राइस की दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो इस तरीके से कुछ कुछ कंडीशन सेट की जा सकती हैं। और ये जो लिस्टिंग स्कीमा है इसे हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो ये से लिख देते हैं module.exports.listing schema इज इक्वल टू दिस, इसको कर लेते हैं क्रॉस, error.ejs को भी क्रॉस, एंड इस स्कीमा को यहाँ पे कर लेते हैं रिक्वायर। तो कॉन्स्ट हमारा जो लिस्टिंग स्कीमा है इसे रिक्वायर करने के लिए हम लिख सकते हैं require./schema.js। एंड अभी बस इस लिस्टिंग स्कीमा को हमने लिखा है, रिक्वायर किया है, पर इसे एक्चुअली यूज करने के लिए एक बार अपने क्रिएट राउट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर ये जो सारी की सारी इफ कंडीशंस हमने लिखी हैं इनको हम हटा सकते हैं, क्योंकि अब इनकी जरूरत नहीं है। अब एक सिंगल वे में हम ये सारी की सारी कंडीशंस को चेक करने वाले हैं। कैसे चेक करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे लिस्टिंग स्कीमा डॉट वैलिडेट और इसके अंदर सेंड कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को इसके अंदर सेंड करने का मतलब है कि जो हमने लिस्टिंग स्कीमा क्रिएट किया है जॉय के अंदर, उसके अंदर हम चेक करें कि जो भी स्कीमा के अंदर कंडीशंस हमने डिफाइन किए, कंस्ट्रेंट्स जो डिफाइन किए, क्या रिक्वेस्ट डॉट बॉडी उन सारी कंडीशंस को सैटिस्फाई कर रही है, क्या रिक्वेस्ट डॉट बॉडी उन कंडीशंस के बेसिस पे वैलिडेट हो पा रही है। और जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा, इट्स कॉल इट रिजल्ट, उस रिजल्ट को यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे। तो कंसोल डॉट लॉग हम यहाँ प्रिंट करवा देंगे अपना रिजल्ट। इसको एक बार करते हैं सेव एंड यहाँ से एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करते हैं। हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, इस बार हमारे पास वी गॉट अ 200 रिस्पॉन्स एंड रिजल्ट में हमारे पास क्या आया, रिजल्ट में हमारे पास इवन दो हमने जो वैल्यूज भेजी थी सैंपल टाइटल 1800 इंडिया, ये सारी की सारी डिटेल्स ऐड हो गई। अगर हम ऑल लिस्टिंग्स पर जाएंगे तो लास्ट में हमने जो भेजने की कोशिश करी थी ये ऐड हो गया रैंडम डिटेल्स, पर इसके अंदर लोकेशन मिसिंग है। पर वो हमारे जॉय ने आइडेंटिफाई की है प्रॉब्लम, वो जो लोकेशन मिसिंग वाले पूरी की पूरी चीज है उसे उसने प्रिंट करवाया। मतलब जॉय ने हमें एक वैलिडेशन एरर दिया है दैट द लिस्टिंग लोकेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब लिस्टिंग के अंदर लोकेशन होनी चाहिए थी, वो रिक्वायर्ड है पर वो आपने भेजी नहीं। तो जॉय ने क्या किया, एरर को डिटेक्ट किया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम यहाँ से सारी लिस्टिंग को ही डिलीट कर दें, लिस्टिंग के अंदर हमने कुछ वैल्यू भेजी नहीं और अब इसे सेव करवाने की कोशिश करें, इवन तो हमारे पास 500 इंटरनल एरर आया है, बट यहाँ पर वैलिडेशन एरर जॉय का भी आ गया विच सेज लिस्टिंग इज रिक्वायर्ड, कि लिस्टिंग ही तो ऐड करनी थी डेटाबेस के अंदर, उसको तो आपने सेंड ही नहीं किया। तो जॉय क्या कर रहा है, एरर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है कि क्या क्या चीजें मिसिंग है यहाँ से। अगर हम टाइटल ही मिस कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हम यहाँ पर भेजते हैं लिस्टिंग और हमने डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन भेज दिया, हमने टाइटल नहीं भेजा, इसको कह देते हैं स्मॉल डिस्क्रिप्शन। और इसे अगर हमने सेंड किया तो 500 इंटरनल एरर तो आया ही। क्या आया एरर के अंदर, एरर के अंदर हमारे पास आया लिस्टिंग वैलिडेशन फेल्ड, टाइटल पाथ टाइटल इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आया लिस्टिंग डॉट टाइटल इज रिक्वायर्ड। तो ये जो एरर प्रिंट हो रहा है ये तो हमारा अलग एरर है, ये हमारा जॉय का एरर नहीं है, ये बेसिकली mongoose की वजह से आया है। इनफैक्ट हम डिफरेंस भी देख सकते हैं। डिफरेंस ऐसे देखेंगे कि यहाँ अगर मैंने टाइटल भेज दिया पर डिस्क्रिप्शन नहीं भेजा, स्मॉल टाइटल इसको कह देते हैं, सेंड किया तो एरर में हमारे पास आया इस तरीके की कुछ कुछ चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, काफ़ी सारा डेटा प्रिंट होकर आया, पर यहाँ वैलिडेशन में आया लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। तो जॉय हमारा वर्क कर रहा है, जॉय ने रिजल्ट जो है उसके अंदर प्रिंट करवाया। अब जॉय के रिजल्ट में काफ़ी सारी चीज़ें, जॉय के रिजल्ट में वैल्यू भी है, जॉय के रिजल्ट में एरर भी है, पर हमें तो ये एरर इसी से ज़्यादा मतलब है क्योंकि एरर हैंडलिंग हम कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हमारे रिजल्ट के अंदर एरर एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम एक नया एरर थ्रो कर देंगे। इनफैक्ट यहाँ से हम थ्रो कर देंगे न्यू एक्सप्रेस एरर, और इस एक्सप्रेस एरर के अंदर हम स्टेटस कोड रख सकते हैं 400 एंड यहाँ से हम सेंड कर सकते हैं अपना रिजल्ट डॉट एरर। तो पूरा का पूरा मैसेज हम सेंड कर देंगे। इस बार दोबारा अगर हमने सेंड करने की कोशिश की तो हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स के अंदर आ रहा है वैलिडेशन एरर लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, यानी ये जो एरर है ये हमारा जॉय की वजह से आया है। और यहाँ पे स्टेटस कोड भी हमें दिख रहा है विच इज इक्वल टू 400, मतलब हमने एक बैड रिक्वेस्ट सेंड करने की कोशिश की है। तो अगर हमारे रिजल्ट के अंदर कोई एरर आता है तो जॉय क्या करेगा, जॉय रिजल्ट का एरर हमारे लिए सेंड करके हमें दे देगा। तो इस तरीके से जॉय ने क्या किया, इंडिविजुअल फील्ड्स के ऊपर वैलिडेशन को अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो भी हमने स्कीमा के वैलिडेशन डिफाइन किए हैं उनको एक मिडलवेयर की फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन्हें एक मिडलवेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी पार्ट जॉय से रिलेटेड है, इस सारे पार्ट को हम क्या करेंगे, इसे एक फंक्शन की फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं, इसे हम नाम दे देते हैं वैलिडेट लिस्टिंग। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट वैलिडेट
लिस्टिंग नाम का हमारे पास फंक्शन होगा, इसके अंदर एक रिक्वेस्ट आएगी, एक रिस्पॉन्स आएगी, एक हमारे पास नेक्स्ट आएगा। अब ये जितना भी कोड हमने यहाँ पर लिखा था अपने पोस्ट के अंदर, इसे यहाँ से कर लेते हैं कॉपी एंड नॉर्मल सारी चीज़ें हम रख रहे होंगे, इस कोड को यहाँ पे ले आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिस्टिंग स्कीमा के ऊपर वैलिडेट करेंगे अपनी रिक्वेस्ट की बॉडी को एंड जो भी उसमें से रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से हम अपना एरर निकाल लेंगे। रिजल्ट से जैसे ही हमने एरर निकाल लिया तो हमारे पास एरर आ गया। अब हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एरर आया है तो उसके लिए हम एक न्यू एक्सप्रेस एरर को थ्रो कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब अगर कोई और एरर नहीं आया, तो उसके लिए हम अपने नेक्स्ट को कॉल कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं सेव। तो ये हमारा जनरल फॉर्मेट हो गया, और यहाँ पर वैलिडेट लिस्टिंग को हम एज अ मिडलवेयर पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले वैलिडेट लिस्टिंग कॉल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले अगर इस राउट के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी तो पहले वैलिडेट किया जाएगा लिस्टिंग को, तभी हम आगे का जो काम है वो कर रहे होंगे। सिमिलरली अगर हम अपडेट राउट को भी कॉल करवाते हैं तो इसमें भी पहले हम अपनी लिस्टिंग को वैलिडेट करेंगे, या इसे वैलिडेट लिस्टिंग कह देते हैं। इसमें हम अपनी लिस्टिंग को वैलिडेट करेंगे, तभी हम बाकी का काम कर रहे होंगे। तो यहाँ से भी हम ये वाली जो लाइन है उसे हटा सकते हैं, क्योंकि अब हमें खुद से वैलिडेशंस इफ एल्स की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए हो जाएंगी। अगर हम चाहें तो दोबारा से कोई रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश कर सकते हैं। लेट्स डिलीट दिस, सेंड अ रिक्वेस्ट। हमारे पास आया एरर 500, देखिए अगर, तो एरर के मैसेज में आया रिजल्ट ओके, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। रिजल्ट हमने कहाँ यूज़ किया है, रिजल्ट को हमने वैलिडेट लिस्टिंग के अंदर, इसे कर लेते हैं सेव एंड यहाँ दोबारा से सेंड करते हैं। तो इस बार हमारे पास एरर आया 400, यानी वैलिडेशन एरर आया, लिस्टिंग इज रिक्वायर्ड। तो अब हमारे पास जो एरर आ रहे हैं वो सही एरर्स आ रहे हैं। हमने क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी कर लिया, हमने सर्वर साइड वैलिडेशन भी कर लिया, और अपने एरर्स को भी अच्छे तरीके से हमने हैंडल करना सीख लिया। इसके अलावा यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा चीज़ हम कर सकते हैं वैलिडेट लिस्टिंग के अंदर, कि जो भी हमारी एरर है, एरर के अंदर हो सकता है कई बार अलग अलग प्रॉपर्टीज हमारे पास आ रही हो, तो उन सबको हम कंबाइन कर सकते हैं। यानी जब भी हमारे पास एरर कुछ इस तरीके से प्रिंट होता है तो एरर के अंदर काफी सारी डिटेल्स आती हैं, और ये सारी जो डिटेल्स हैं हमारे एरर की, ये सारी डिटेल्स एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, यानी ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर और काफी सारी डिटेल्स हैं। तो इन सबको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड एरर मैसेज। इस एरर मैसेज के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी जो एरर की सारी डिटेल्स हैं हम उन सबको मैप कर सकते हैं। मैप करने के लिए हमारा जो एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, उस इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए हम रिटर्न करेंगे एलिमेंट का मैसेज। यानी सारी की सारी जो एरर डिटेल्स हैं, हर एक एरर डिटेल से उनका मैसेज निकल कर आ जाएगा, और इन सबको हम ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ कॉमा। यानी सारी एरर डिटेल्स कॉमा से सेपरेट होकर ज्वाइन हो जाएंगी, और यहाँ एरर की जगह हम अपने एरर मैसेज को पास करेंगे टू एक्सप्रेस एरर। इसे अब कर लेते हैं एक बार रीसेंट किया, इस बार देखेंगे तो लिस्टिंग इज रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से अगर हमारे पास एडिशनल डिटेल्स आती हैं कभी एरर मैसेज के साथ, तो हम उन सारी डिटेल्स को कॉमा से सेपरेट करके अपने लिए प्रिंट करवा सकते हैं। तो आई होप कि इस पार्ट के अंदर जितना भी हमने वैलिडेशन को, एरर हैंडलिंग को इंप्लीमेंट किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो सब हमें समझ में आया होगा। तो यहाँ तक हमारी प्रोजेक्ट का फेज 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपनी फेज 2 के साथ, जिसके अंदर हम और कॉन्सेप्ट सीखेंगे बैकएंड से रिलेटेड, एंड साथ के साथ नए मॉडल्स, नए स्कीमास को क्रिएट करेंगे। हाय एवरीवन, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट के फेज 2 के साथ। अब फेज 2 के अंदर हम मल्टीपल मॉडल्स को क्रिएट करेंगे। तो इन मॉडल्स को क्रिएट करने से पहले हम पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज कॉल्ड मोंगो रिलेशनशिप्स। यानी हम डेटाबेस के अंदर रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझने वाले हैं। अब जब हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम डिफरेंट मॉडल्स के बीच के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। यानी जैसे अभी तक हमने अपने लिस्टिंग्स के लिए एक मॉडल क्रिएट किया है, तो जो हमने एक मोंगोडीबी मॉडल क्रिएट किया है, उसके बाद हम एक यूजर्स का मॉडल और क्रिएट करेंगे, हम रिव्यूज का मॉडल और क्रिएट करेंगे, एंड डिफरेंट मॉडल्स अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करते हैं तो जो सारे कलेक्शंस होते हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, यानी ये इंटर रिलेटेड होते हैं। इनफैक्ट अगर हम एसक्यूएल को याद करें तो एसक्यूएल के अंदर हमने फॉरेन कीज नाम के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। फॉरेन कीज का क्या काम होता था, फॉरेन कीज का एसक्यूएल के अंदर काम होता था टू कनेक्ट टू टेबल्स, यानी दो टेबल्स अगर रिलेटेड है तो उनके बीच का जो कनेक्शन होता है, जो रेफरेंसिंग होती है, वो फॉरेन की के थ्रू होती है। उसी तरीके का कॉन्सेप्ट मोंगोडीबी के अंदर हम कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कैसे उस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, उसके बारे में इस पूरे सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे। इनफैक्ट सिर्फ रिलेशनशिप्स ही नहीं, हम कई सारे और रिलेटेड टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, जैसे क्या हमें सिंगल मॉडल रखना चाहिए या हमें मल्टीपल मॉडल्स में रखना चाहिए अपने डेटा को, और अगर मल्टीपल मॉडल्स के अंदर डेटा को रख रहे हैं तो उस डेटा को इंटर रिलेटेड फैशन के अंदर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, और अगर हम इंटर रिलेटेड फैशन में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके क्या क्या बेसिक रूल्स है, क्या क्या बेसिक कन्वेंशंस है जिनको हमें फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने मोंगो रिलेशंस के साथ। अब मोंगो रिलेशनशिप्स पढ़ने से पहले हम क्या करने वाले हैं, हम एसक्यूएल रिलेशनशिप्स को कवर करेंगे, क्योंकि एसक्यूएल के अंदर जब रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश होते हैं डिफरेंट रिलेशंस के बीच में, यानी टेबल्स के बीच में, तो उनको समझना थोड़ा सा आसान रहता है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बेसिक बेस बनाएंगे यूजिंग एसक्यूएल, एंड फिर उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को हम बाद में मोंगोडीबी के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि एट द एंड हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इनफैक्ट हम अपने बैच के अंदर मर्ज स्टैक को कर रहे हैं, तो हमें मोंगोडीबी को ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। अब एसक्यूएल के अंदर रिलेशनशिप्स काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरेन कीज। फॉर एग्जांपल, इससे पहले हमने कुछ डेटाबेसेस के बारे में बात की थी, जिसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बनाया था, या इसे टेबल कह देते हैं, दिस वाज आवर रिलेशन 1, एंड उसके अलावा हमने एक टीचर नाम की टेबल बनाई थी, दिस वाज आवर रिलेशन 2, या इसे टेबल 2 कह देते हैं। इसके अंदर हमने कई सारे रिलेटेड डेटा स्टोर कराया था, और यहाँ पर हम एक दे सकते हैं टीचर आईडी, और ये हो जाएगी हमारी स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगी टीचर आईडी, एंड इस तरीके से और रिलेटेड डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो जब हमें पता होता है कि एक जो हमारा रिलेशन है उसकी प्राइमरी की जब दूसरे किसी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होती है तो उसे वहां पर हम फॉरेन की कह देते हैं, और इस फॉरेन की का काम होता है दोनों रिलेशंस या दोनों टेबल्स के बीच में एक कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना। तो जब हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, हम इंटर रिलेटेड डेटा की बात कर रहे हैं। अब हमें पता है स्टूडेंट और टीचर के एग्जाम्पल में हर एक स्टूडेंट के पास अपने किसी टीचर की आईडी हो सकती है, या इनफैक्ट टीचर के पास अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स की आईडी हो सकती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक रिलेशन, एक इंटर रिलेटेड कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। उसी तरीके से रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं डेटा के, जिसमें
कनेक्शन होता ही होता है डेटा के बीच में। अब इसमें जितने भी हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं जिनके अंदर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो सकता है, उन्हें हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। इनमें से सबसे पहली कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं 1-to-1 रिलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अपने डेटाबेस के अंदर किसी टेबल 1 को क्रिएट किया और अपने एग्जांपल के अंदर हमने किसी टेबल 2 को क्रिएट किया, तो इसको कहने का मतलब है कि टेबल 1 के अंदर का एक डेटा टेबल 2 के अंदर एक डेटा से कनेक्टेड है, यानी 1-to-1 का रिलेशन बन रहा है। यहां से भी एक कंपोनेंट निकल रहा है तो यहां से भी एक कंपोनेंट निकल रहा है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो सकता है कि हमने टेबल 1 के अंदर तो सारी की सारी कंट्रीज का डेटा स्टोर करवाया और टेबल 2 के अंदर हमने सारी की सारी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स का डेटा स्टोर कराया। रिप्रेजेंटेटिव्स कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट्स का डेटा स्टोर कराया। तो जो हमारी टेबल 1 है जिसमें हमने कंट्री का डेटा स्टोर करवाया, उसमें एक हमारे पास कंट्री आईडी हो जाएगी एंड दूसरा हम स्टोर करवा सकते हैं कंट्री का नेम। तो कंट्री आईडी के अंदर लेट्स सपोज वी राइट 101 एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं इंडिया, हम लिख देते हैं 102 एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं चाइना। एंड वहीं दूसरी तरफ हम रिप्रेजेंटेटिव्स की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेटिव आईडी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेटिव का नेम लिख सकते हैं। और दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हर एक कंट्री के आगे हम एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव की आईडी को फॉर्म करता है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव आईडी यहाँ पर एक प्राइमरी की थी वो यहाँ पर आकर एक फॉरेन की बन गई। अब हमें पता है कि कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमेशा एक ही होगा। अगर हेड ऑफ स्टेट हमारा प्रेसिडेंट है तो उस केस में एक ही प्रेसिडेंट होगा कंट्री का, और हेड ऑफ स्टेट अगर हम प्राइम मिनिस्टर को समझ रहे हैं तो एक ही प्राइम मिनिस्टर होगा कंट्री का। तो इस तरीके से हमें पता है ये जो मैपिंग बनेगी, अगर हम किसी भी एक कंट्री को उठा लें तो वो किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ ही मैच करेगी। अगर रिलेशन है तो 1:1 का रिलेशन होगा। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री के 2 प्रेसिडेंट हो जाएंगे और ऐसा भी नहीं है कि एक सिंगल व्यक्ति, एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव 2 कंट्रीज के अंदर आ जाएगा। तो ये एग्जांपल होता है 1-to-1 रिलेशन का। सेकंड रिलेशन जिसकी हम बात कर सकते हैं ये होता है हमारा 1-to-many रिलेशन। 1-to-many रिलेशन कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास टेबल 1 एंड टेबल 2 है तो टेबल 1 के अंदर कोई भी एक डेटा है जो टेबल 2 के मल्टीपल डेटा के साथ कनेक्टेड है। मतलब इस तरीके से मल्टीपल कनेक्शंस यहां से फॉर्म हो रहे हैं। और अगर कोई सेकंड डेटा है तो वो बाकी के किसी मल्टीपल कनेक्शंस के साथ है। इसमें कनेक्शंस एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मतलब अगर एक रो हमने यहां से ली, एक डेटा पॉइंट हमने यहां से लिया, तो वो यहां के इस वाली टेबल के 3, 4, 5, 100, 500 कितने भी डेटा पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड हो सकता है। इनफैक्ट इट कैन बी आल्सो कनेक्टेड टू 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स। इसका क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल होगा? इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं अपने यूजर्स एंड पोस्ट का। हमारे पास हमारे यूजर्स हो सकते हैं, हमारे पास हमारे पोस्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम के ऊपर हर एक यूजर होता है और इंस्टाग्राम के ऊपर काफी सारे हमें पोस्ट दिखाई देते हैं। अब हमें पता है इंस्टाग्राम के ऊपर अगर एक यूजर है तो वो बहुत सारे पोस्ट क्रिएट कर सकता है, और अगर एक पोस्ट है तो हर पोस्ट के पास क्या है? हर पोस्ट के पास एक यूनिक हमारा यूजर होता है। अभी तो इंस्टाग्राम ने कोलैबोरेशन स्टार्ट कर दिया, पर पहले जब कोलैबोरेशन नहीं होते थे तो एक पोस्ट का क्या होता था? एक ही ऑथर होता था, एक ही क्रिएटर होता था। अगर यूट्यूब वीडियोस की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है, मल्टीपल चैनल्स का एक ही यूट्यूब वीडियो दिखाई दे रहा है। हर यूट्यूब वीडियो के साथ एसोसिएटेड उसका एक पेरेंट चैनल होता है। अगर कोरा की पोस्ट की बात करें तो कोरा के ऊपर हर पोस्ट का एक ही ऑथर होता है। तो ये होता है हमारा 1-to-many रिलेशन। इसमें अगर हम टेबल बना के और डिटेल में समझे तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई यूजर्स है, लेट्स सपोज एक हमारे यूजर्स हैं जिनकी हम आईडी स्टोर करा रहे हैं, साथ के साथ उनके हम नेम स्टोर करवा रहे हैं। एक यूजर की आईडी है 101, एक यूजर की आईडी है 102। 101 का नाम है राहुल, 102 का नाम है नेम